morning to all of you, and I hope all of you are safe at your home and doing your studies regularly. So students, as we started the chapter biodiversity and conservation, in today's class we are going to read about the loss of biodiversity. So biodiversity, types of biodiversity and importance of biodiversity. And importance of biodiversity we already read. So in today's class we are going to read about the loss of biodiversity. मीन्स बायोडाइवर्सिटी की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अगर बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट इज ट्रॉपिकल रीजन विच ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड कंटेन अबाउट 3/4 ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन. मीन्स ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं? जो 0 डिग्री इक्वेटर टू 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ. सो ये जो रीजन होता है इसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. सो ट्रॉपिकल रीजन में हमारा टोटल एरिया का 1/3 पार्ट आता है, जबकि इस पे पॉपुलेशन कितनी रहती है? 3/4. यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी और वी कैन से दैट कि यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज प्लांट्स एनिमल की मिलती है. ओके, ट्रॉपिकल एरिया में. सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो मैंने आपको बताया कि एरिया क्योंकि कम है वहां पर और पॉपुलेशन ज्यादा है, सो रिसोर्सेज है उनका क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन होगा. उन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन इसलिए होगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो रिसोर्सेज पर बर्डन पड़ेगा. एंड डिफॉरेस्टेशन हैव बिकेम रैम्पेंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन. एंड डिफॉरेस्टेशन किस लिए हो रहा है? क्योंकि आपको बताया गया कि पॉपुलेशन ज्यादा है जबकि रिसोर्सेज कम है, तो रैम्पेंट एक अनकंट्रोल सिचुएशन बन गई है जो कि फुलफिल करती है लार्ज पॉपुलेशन की नीड को. यानी कि फॉरेस्ट से हम कितना सारे हमें रिसोर्सेज मिलते हैं. सो आप ये बता सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के हमें टिम्बर हमें अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट टाइप के हर्ब्स हमें अवेलेबल होती है, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, रबर, गम्स, फाइबर्स, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है. सो ह्यूमन पॉपुलेशन क्योंकि ज़्यादा है और फॉरेस्ट वहाँ पर कम है इन कंपैरिजन. ओके, एंड एरिया भी वहाँ पर कम है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है. ओके, ये फर्स्ट पॉइंट में था. क्या बताया कि ट्रॉपिकल एरिया में 1/3 एरिया है पूरे वर्ल्ड में. अगर देखा जाए टोटल एरिया तो उसका 1/3 एरिया ट्रॉपिकल रीजन में है, जबकि पॉपुलेशन पूरे इंडिया की अगर देखा जाए तो 3/4 पॉपुलेशन 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ट्रॉपिकल रीजन में रहती है, जबकि वहाँ पर रिसोर्सेज है वो कम है, ह्यूमन ज़्यादा है, ह्यूमन बीइंग. सो ह्यूमन बीइंग की नीड को पूरा करने के लिए रेकलेसली जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ किया जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिससे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है. सेकेंड पॉइंट इज as these tropical rainforests contain 50% of the species on the earth, destruction of the natural habitats have proved disasters for the entire biodiversity. So tropical rainforest, ट्रॉपिकल रीजन में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो 50% मिलती है. ठीक है. सो अगर डिस्ट्रक्शन होता है नेचुरल हैबिटेट्स का, नेचुरल हैबिटेट्स कौन से हैं? जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सर्वाइव कर रही है, जहाँ पर प्लांट सर्वाइव करते हैं, मीन्स फॉरेस्ट. अगर फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है सो उसकी वजह से डिजास्टर फॉर द एंटायर बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर पर उसका असर पड़ता है. अगर फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो वाइल्ड लाइफ वो इधर उधर जाएंगी, एंडेंजर बन जाएगी, फिर वो उनको रहने के लिए हैबिटेट प्लेस नहीं मिलेगा. ओके, सो अगर हम जो नेचुरल हैबिटेट्स है उसका लॉस करते हैं सो पूरे बायोस्फीयर का लॉस होता है, मींस बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. ओके, नेक्स्ट इज नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनो इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट्स एक्सेट्रा कॉज डैमेज टू द फ्लोरा एंड फ्यूना. अब ऐसा नहीं कि ह्यूमन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी मींस फ्लोरा एंड फ्यूना कम्युनिटी उसका लॉस होता है. सो उनमें है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है तो फ्लोरा फ्यूना का नुकसान होता है, फ्लड आती है, वोल्केनो इरप्शन होता है, या फॉरेस्ट फायर होता है उससे भी फॉरेस्ट उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. ओके, एंड ड्रॉट अगर आ रहे हैं तो फ्लोरा एंड फ्यूना है वो फ्लोरिश नहीं कर पाती है, वो ग्रो नहीं कर पाती है. इट काजेज डैमेज टू द फ्लोरा एंड फ्यूना, एंड कुछ नेचुरल एक्टिविटी की वजह से भी फ्लोरा एंड फ्यूना है वो डैमेज होती है ऑफ द अर्थ, ब्रिंगिंग चेंज द बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी चेंज कैसे होगी? पहले बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा थी
लेकिन नेचुरल डिजास्टर कुछ ऐसे हैं जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनो इरप्शन है, फॉरेस्ट फायर है। ये नेचुरल डिजास्टर कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी है वो पहले लार्ज नंबर पर थी, अभी लेस नंबर पर हो गई है ऑफ रिस्पेक्टिव इफेक्टेड रीजन्स। सो जहां पर इन नेचुरल डिजास्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है वहां पर डेफिनेटली बायोस्फीयर में इम्पैक्ट पड़ता है। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का नेक्स्ट पॉइंट है पेस्टिसाइड्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स सच एज हाइड्रोकार्बन एंड टॉक्सिक हैवी metals destroy the weak and the sensitive species। कुछ स्पीसीज हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मतलब प्लांट एंड कुछ एनिमल कम्युनिटी में कुछ ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो जितने भी पेस्टिसाइड से या अदर पॉल्यूटेंट्स से, अदर जो पॉल्यूटेंट्स है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उनकी वजह से, मीन्स अगर फर्टिलाइजर यूज़ किया जा रहा है या टॉक्सिक जो गैसेज है वो रिलीज हो रही है, हाइड्रोकार्बन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कुछ ऐसे जो पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से ये स्पीसीज हैं ये सरवाइव नहीं कर पाती है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। सो ह्यूमन एक्टिविटी में पेस्टिसाइड्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स मतलब पॉल्यूशन, इट में भी लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ओके, एंड वाटर पॉल्यूशन, उससे भी जैसे एक्वेटिक है, एक्वेटिक जो कम्युनिटी है स्पीसीज है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो ऐसे ही डिस्पोज होता रहा वाटर बॉडीज में। नेक्स्ट वन इज species which are not the natural inhabitants of the habitat but are introduced into the system are called the exotic species। तो टू टाइप की स्पीसीज होती हैं, एक होती है इंडिजीनियस स्पीसीज, इंडिजीनियस मीन्स जो इंडिया की अपनी है स्पीसीज, एंड एक होती है एक्सोटिक स्पीसीज जो बाहर से, जिसे एलियन स्पीसीज भी कहा जाता है, जो बाहर के बायोस्फीयर से आई है, जो वहाँ के नेचुरल स्पीसीज नहीं है लेकिन उसको बाहर से लेके आया गया उस स्पीसीज को। सो एलियन स्पीसीज हैं उनका इंट्रोड्यूस कराने से भी बायोडाइवर्सिटी की जो नेचुरल स्पीसीज है उनका लॉस होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम क्या कहते हैं IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources has classified the threatened species of। अब इन्होंने क्लासिफाई किया है कुछ थ्रेटन जिनको खतरा है, कुछ स्पीसीज को, प्लांट्स एंड एनिमल्स की कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनको की खतरा है, उनको 3 कैटेगरीज में इन्होंने कैटेगराइज करा है। तो किस चीज का डेंजर है उन्हें और कितनी कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया, चलिए देखते हैं। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सो उन्होंने 3 कैटेगरीज में जो कुछ स्पीसीज हैं उनको डिवाइड किया है। सो एंडेंजर्ड स्पीसीज इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीसीज। सो उन्होंने जो अपनी रेड लिस्ट है उसमें फर्स्ट टाइप के जो स्पीसीज हैं उनको रखा है एंडेंजर्ड स्पीसीज। सो इट इंक्लूड्स दोज स्पीसीज विच आर एंडेंजर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि जो खत्म होने का जिनको खतरा है, डेंजर है उनको एक्सटिंक्शन का। IUCN published information about endangered species। अब IUCN है वो पब्लिश करता है अपनी रिपोर्ट, एंडेंजर्ड स्पीसीज को एनलिस्ट करता है वो, उसमें वर्ल्ड वाइड जो पब्लिश होती है, एंड उन्हें कहा जाता है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, यानी कि रेड लिस्ट है वो पब्लिश करता है, उसमें उन स्पीसीज को वो इंक्लूड करता है जो कि एंडेंजर्ड है। कौन करता है? IUCN, International Union for Conservation of Nature। This union published the red list of the endangered species। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले तो रेड पांडा है, ये एनिमल स्पीसीज है, ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। एंड ज़ेनकारिया सेबेस्टियने, ये एक काइंड की ग्रास है जो कि इंडिया के तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई पीक, जो हम नीलगिरी पीक कहते हैं उसमें अगस्त्यमलाई पीक है तमिलनाडु में, वहां पर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रास, एक टाइप की ग्रास है जो कि अब एंडेंजर्ड होने वाली है, मतलब अब वो खत्म होने वाली है। उसको किस चीज का डेंजर है? डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। सो एंडेंजर्ड में आपको ये टर्म लर्न होनी चाहिए, द स्पीसीज दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने की कगार पर है वही स्पीसीज एंडेंजर्ड स्पीसीज कहलाती हैं। सो एग्जाम्पल हमने लिया रेड पांडा का एंड ज़ेनकारिया सेबेस्टियन का। कहाँ पर है? अगस्त्यमलाई पीक कहाँ पर है? तमिलनाडु में, इंडिया में। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रास है। ओके, एंड ये जो रेड लिस्ट है एंडेंजर्ड की, ये कौन पब्लिश करता है? IUCN, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेड लिस्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड वाइड पब्लिश होती है। ओके, नेक्स्ट इज वल्नरेबल स्पीसीज। अभी हमने एंडेंजर्ड स्पीसीज पढ़ी थी,
सो सेकेंड टाइप जिसको IUCN पब्लिश करता है, कैटेगराइज करा है जिसने इस स्पीसीज को, दिस इंक्लूड द स्पीसीज इज विच आर लाइकली टू बी इन डेंजर, जो डेंजर में आने वाली है जल्दी ही। वल्नरेबल स्पीसीज मतलब वो एंडेंजर तो नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह से उनका लॉस होता रहा तो वो जल्द ही एंडेंजर्ड स्पीसीज बन जाएगी। एक्सटिंक्शन इज नियर फ्यूचर इफ द फैक्टर्स थ्रेटनिंग टू देयर एक्सटिंक्शन कंटिन्यू। जिसको हो सकता है एक्सटिंक्शन का, इनको एक्सटिंक्शन का डेंजर हो चुका है इन स्पीसीज को, एंडेंजर्ड स्पीसीज को, बट वल्नरेबल स्पीसीज वो हैं जिनको कि फ्यूचर में एंडेंजर्ड का, फ्यूचर में डेंजर हो सकता है, एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने का खतरा हो सकता है। अगर ऐसे ही वो फैक्टर्स जो कि उसको खत्म कर रहे हैं, वो फैक्टर्स अगर कंटिन्यू रहे तो फ्यूचर में ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज बन जाएगी, जो कि जल्दी ही खत्म हो जाएगी। Survival of these species is not assured in their population had reduced greatly. Means इनका सर्वाइवल है वो जरूरी नहीं, अश्योर नहीं है, क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो इस तरीके से इस वे में रिसोर्सेज एंड स्पीसीज का यूज कर रही है कि आगे फ्यूचर में ये एंडेंजर्ड स्पीसीज बन जाएगी। सो अगर हम एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर एक्सटेंट स्पीसीज आ जाएंगी, वो स्पीसीज जो कि खत्म हो चुकी है, यहाँ पर आ जाएगी सेकंड नंबर पर एंडेंजर्ड, एंड यहाँ पर आ जाएगी कौन सी जो अभी हमने पढ़ी है, वल्नरेबल। ओके, सो वल्नरेबल वो है कि जो एंडेंजर्ड बन सकती है, एंडेंजर्ड वो है जो जल्दी एक्सटेंट हो जाएगी, और एक्सटेंट जो खत्म हो चुकी है। ओके, एंड द थर्ड टाइप ऑफ स्पीसीज कम्युनिटी दैट इज एनलिस्टेड बाय द IUCN इज रेयर स्पीसीज। सो एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज एंड उसके बाद में रेयर स्पीसीज है जिसको कि एनलिस्ट किया है IUCN ने। व्हाट इज दिस? पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीसीज इज वेरी स्मॉल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है इन स्पीसीज की वो बहुत कम है, चाहे वो कोई प्लांट है या एनिमल है, मतलब भी बहुत ही कम नंबर में वो फाउंड हो रहा है। दे आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज, और ये स्पीसीज है कुछ लिमिटेड एरियाज में ही पाई जाती है। थिनली स्कैटर्ड ओवर अ वाइडर एरिया, और एक बहुत वाइड एरिया में ये थिनली स्कैटर्ड है, मींस ज्यादा एरिया है बट ये थिनली स्कैटर्ड है, मतलब कहीं कहीं पर मिल रही है, बहुत ज्यादा हर जगह पर फैली हुई नहीं है, स्कैटर्ड वे में नहीं है, एक थिनली स्कैटर्ड है एक वाइड एरिया में, एंड इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कम है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रेयर स्पीसीज, जिनका की नंबर बहुत ज्यादा कम है। ओके स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास हमने क्या पढ़ा आज? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि कैसे ओवर पॉपुलेशन की वजह से या रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करने की वजह से एंड पॉल्यूशन की वजह से कैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। एंड उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है दैट इज IUCN। IUCN ने जो अपनी लिस्ट दी है उसमें उन्होंने 3 टाइप्स की स्पीसीज को डिस्क्राइब करा है। फर्स्ट वन इज एंडेंजर्ड, सेकेंड वन इज वल्नरेबल, ओके, एंड इज रेयर स्पीसीज। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर NCERT बुक, क्योंकि NCERT बुक से जब तक हम आप रीड नहीं करेंगे आपको कॉन्सेप्ट है वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। मीन्स वीडियो आपने वॉच कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, लेकिन उसको रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है NCERT बुक को। सो रीड एट वंस, ओके, सो इट विल बी मोर क्लैरिफाइड टू यू, ओके, एंड डू योर रिटन वर्क एज वेल एज। So do your studies regularly and obey your parents. Thank you.